जी, मेरे पास एक सवाल आया कि आप वीडियो कैमरा खोलने की बात करते हैं तो ये भी तो देह अभिमान है। देखा, लोगों के पास अपनी बुराई के लिए भी स्पेशल तर्क होते हैं कि अगर आप वीडियो कैमरा खोलने की बात कर रहे हो तो किसी के मतलब बॉडी को देख रहे हो तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस। आप सब क्या कहेंगे? बॉडी कॉन्शियसनेस है। ठीक? दो चीजें होती है। बॉडी कॉन्शियसनेस का मतलब होता है विकारी कॉन्शियसनेस। जब आपके मन में विकार हो, जब आपके मन में कोई पर्सनल स्वार्थ हो। ठीक, ये अंतर समझना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, उसके लिए जरूरी क्या चीज है हमारे पास में? विकारी कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए। अब सपोज करिए कि आप अपना समय यहाँ पे लगा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। आप समय लगा रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ये निश्चित बात है कि अगर आप वीडियो कैमरास नहीं खोल रहे हैं तो कुछ के हो सकता है कि कोई बहुत ही जेन्युइन कारण हो, है ना, कोई बहुत ज्यादा स्पेशल प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना तो फिर आपको क्लास में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर आप पहले उस पूरा ध्यान उस प्रॉब्लम पे लगाएं। देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ, होता क्या है कि जब आप कहीं दूसरी जगह होते हैं और दूसरे काम को भी कर रहे होते हैं, एक बात आप लिख लो, आप मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज नहीं होती। ये दुनिया का सबसे बड़ा ना अपने आप को स्ट्रेस में ले जाने का कारण है। जो लोग सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग करेंगे, जब आप मल्टीटास्कर होते हैं तो आप किसी भी कार्य के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाते। आया ना? आप मानते हैं नहीं मानते ऐसा? भाई आप कौन सा, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप अनअवेयर में कर सकते हो कि चलो ठीक है थोड़ी बहुत चीज कर ले, लेकिन जब, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जब आप किसी ऐसे कार्य को कर रहे हो कि जो आपको सीखना है, उस समय पर आप कभी मल्टीटास्कर नहीं हो सकते। एम आई करेक्ट और नॉट? आप ये सोचो कि मैं ये सुन रहा हूँ, इसे सीख भी लूंगा, साथ साथ अपना कुछ और भी काम कर लूंगा, है ना, यानी कोई बर्तन साफ कर लेगा या कोई खाना बना लेगा या कोई और चीजें कर लेगा, कर तो लेगा, हो सकता वो सुन भी लेगा, सुन के अच्छा भी लग जाएगा, लेकिन वो सुन के उसे सीख नहीं पाएगा, उसे अप्लाई नहीं कर पाएगा, सिर्फ सुनने का सुख ले पाएगा, कनरस ले पाएगा, मनरस नहीं ले पाएगा। क्योंकि जब तक आप किसी चीज पर फोकस नहीं होते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, तब तक वो चीज आपको अप्लाई करने की क्रिएटिविटी नहीं आती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी भी चीज को अप्लाई करने की क्रिएटिविटी आपको तब आती है जब आप फुल्ली फोकस्ड होकर सुनते हो, फुल्ली फोकस्ड होकर सुनते हो। तो इसीलिए जो ऐसा कहते हैं एक्चुअली वो अपने इनडिसिप्लिन को हमसे सपोर्ट चाहते हैं। जो ऐसा सोच रहे होते हैं उनको लगता है नहीं नहीं हम इनडिसिप्लिन है, बस हम सुनने का सुख लेते रहें। भले ही आप लेते रहो, लेकिन आप सीख नहीं सकते। आप जिस लिए आए हो, जिन पर्पसेस को आप चाहते हो, वो पर्पसेस सॉल्व नहीं हो सकते। मैं इतना और बोलूंगा कि जो यहाँ पर बैठे भी होते हैं, अगर आप यहाँ बैठे बैठे भी आपका ध्यान इधर उधर किसी काम पे किसी चीज पे जा रहा है, इट मीन्स आप फोकस नहीं हो, आप लर्न नहीं कर पाओगे। एकाग्रता सीखने आए हैं और भटकाव से एकाग्रता सीखने का प्रयास कर रहे हैं, पॉसिबल है? एकाग्रता सीखने आए हैं और भटकाव से। मैं सुन रहा था किसी महात्मा को, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे उसकी सुनने में। वो बोलते हैं भले ही मन के अंदर कोई भी बात आए, लेकिन बस आप शरीर की कर्मेंद्रियों को बांध के रख दो, क्योंकि शरीर के बिना मन कुछ कर नहीं पाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं मन में तो पाप आ रहे हैं, फिर क्या करें क्या करें क्या करें। कुछ मत करो, बस शरीर को उस पाप को करने मत दो। क्योंकि मन की एक खास बात है कि मन किसी भी चंचल विचार को अधिक देर तक होल्ड नहीं कर सकता। ये खास बात होती है किसी भी चंचल विचार में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, किसी भी चंचल विचार में, किसी भी कमजोर विचार में, किसी भी विकारी विचार में ताकत नहीं होती है।
ताकत नहीं होती है, वो क्षणिक होता है और वो थोड़ी देर में अपनी ताकत लूज कर जाएगा। बस मुझे मेरी कर्मेंद्रियों को होल्ड करना है। गुस्सा करने का मन करना है, होल्ड करना है, नहीं करना। अंडरस्टैंडिंग शुरू कर दो, रोक लो, कहीं चले जाओ, उस जगह से हट जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन अपनी कर्मेंद्रियों को वो करने मत दो। मन को कुछ दिन में ये समझ में आ जाएगा, कुछ दिन में समझ में आ जाएगा कि भाई बिना कर्मेंद्रियों के मन अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड करिएगा पहली बात को, क्योंकि शरीर क्या है? शरीर सोल की माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार, तीनों शक्तियों का, लिख लीजिएगा, एक्सप्रेशन मीडियम है। बिना इन ऑर्गन्स के आप मन में उठने वाले विचारों को, बुद्धि के ज्ञान को या अपने संस्कारों और आदतों को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। कर सकते हो? आप बताओ, रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। मन में भाव आ रहा है रोने का, मत रो। जब आप रोने को अस्वीकार कर दोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे मन को समझ में आ जाएगा कि ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आंसू बाहर नहीं आने देगा और वो कभी आपको रुला नहीं पाएगा। सो हमें क्यों इस बात को समझना है, और इस बात को और गहराई से समझाना चाहता हूं मैं आपको। देखो, दुनिया में भी सोचो, आपके मन के अंदर आया कि आप किसी की हत्या कर दो, मन में आया, आपने प्लानिंग भी कर ली मन में, बट आपने वो हत्या की नहीं, आपने रोक लिया, अपने आप को कुछ भी किया, कैसे भी किया, कमरे में बंद कर लिया, वॉट एवर यू डू। क्या दुनिया का कोई भी जज आपको सजा दे पाएगा? क्या कोई पुलिस पकड़ के ले जा पाएगी? कुछ होगा आपके साथ? यदि वो आपने मन में ही रखा, चीजें रखी, बांध लिया, बताया नहीं, प्लानिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन किया नहीं, क्या सजा मिलेगी? हाँ या ना? बताओ आप सब। ठीक उसी, और एक बात ध्यान रखना, जब आप अपनी वासनाओं को परफॉर्म करते हो तो आपकी उपासना नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपने विकारों को परफॉर्म करना शुरू करता है, विकारों को सहन करने के बजाय परफॉर्म करता है, ध्यान समझिएगा आप, विकारों को सहन कर, अगर विकारों को सहन कर जाएगा, विकारों को सहन कर जाए, परफॉर्म ना करे, तो उसकी उपासना बढ़ जाएगी, उसकी आराधना बढ़ जाएगी, उसकी तपस्या बढ़ जाएगी, उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। लेकिन यदि उसने विकारों को परफॉर्म कर दिया तो उसकी शक्ति भी घट जाएगी, उसकी तपस्या भी घट जाएगी, वो कमजोर और ज्यादा हो जाएगा। ये बड़ी गहरी और समझने की बात है। जो इसको होल्ड नहीं कर पाते वे कभी भी लाइफ में, पता है कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? एक ऐसा विचार जिसको आप अधिक समय तक होल्ड कर सके, एक ऐसा विचार जिसे आप अधिक समय तक होल्ड कर सके, ये एकाग्रता की पहचान होती है। दूसरा, कंसंट्रेशन की क्या पहचान होती है? कंसंट्रेशन की एक और पहचान होती है, हर बात के सार तक पहुंचने की शक्ति को कंसंट्रेशन कहते हैं। एकाग्रता वो शक्ति होती है जो विस्तार को सार में लाने की समझ देती है। एक मतलब किसी भी चीज के इसेंस तक पहुंचना कंसंट्रेशन से ही पॉसिबल है। अगर कंसंट्रेशन की शक्ति ठीक नहीं है तो आप किसी भी चीज के इसेंस तक नहीं पहुंच सकते, मतलब सार तक नहीं पहुंच सकते, आप विस्तार में ही फंसे रहेंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी ऊर्जा जब सार में आती है तभी वो केंद्र बिंदु पर फोकस होती है। साइंटिफिकली आप कितने स्टडीज को देख लीजिए उठा करके, जब तक आप, जैसे सूर्य की ऊर्जा होती है, वो जब पूरी पृथ्वी पर फैलती है तो वो उतना नहीं जलाती जितना कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस में से उसकी ऊर्जा को पास किया जाए तो वो जला देती है। सो हमें समझना इस बात को पड़ेगा कि हमारे पास ज्ञान का विस्तार तो बहुत है, लेकिन उस पूरे ज्ञान के विस्तार का सार क्या है, जब तक हम उससे नहीं समझते, है ना, Who am I and where I am going, इन दो बातों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी गहन चाहिए मुझे। मैं कौन हूं और मुझे जाना कहां है, मेरी जर्नी कहां की है। इन दो बातों के सार को जिसने समझ लिया वो लाइफ में कभी भी धोखा नहीं खा सकता, गारंटी है मेरी। तो आज जो मैं आपको 7 स्टेप्स बताने वाला हूं,
अंडरस्टैंड करिएगा। हमारे आज क्या होने वाले हैं, शांति के 7 स्टेप्स। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ज्यादातर लोगों तक न्यूज नहीं पहुंची है, सभी कनेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी 62 कनेक्ट हुए हैं जबकि 80 से प्लस है। तो वो ऐसा ना हो सबका मिस हो जाए, सबको यूट्यूब पे अटेंड करना पड़ेगा फिर उसके बाद भरना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप में से जिसने भी इन 7 स्टेप्स को ढंग से अंडरस्टैंड कर लिया उन सबको बहुत आनंद आएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, आज मेरा मन ये कर रहा है, आप सब लोगों ने पिछले 3 दिनों में क्या क्या किया, किस किस ने इस पिछले 3 दिनों में रोजाना पुरानी चीजों को रिवाइज किया है? हाथ उठाओ जो हमारे पुराने वीडियोस हैं जिनको रिवाइज किया है आपने। रोज कम से कम एक चीज आपने जरूर रिवाइज करी है। हाथ उठाओ जिन्होंने किया है। देखो 2-4 हाथ उठ रहे हैं बस, इसका मतलब नहीं किया। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक आप अपने रिवीजन्स को ठीक नहीं करेंगे, आप सिचुएशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपनी, कोई भी सिचुएशंस। आपने किया? आईफोन पे कौन बहन है? आपका नाम नहीं आ रहा, आपका फोन का नाम आ रहा है। जिन्होंने हैंड रेज किया है, डिजिटल हैंड रेज किया, आपका शुभ नाम क्या है बहन? नमस्ते भाई जी, माय नेम इज शीतल। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, बट आई स्पीक इन इंग्लिश। हाँ, तो आप इंग्लिश में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस देखिए, बस ये कि मुझे हिंदी में से जवाब देना पड़ेगा कि मैक्सिमम ऑडियंस हिंदी की है। कोई बात नहीं, ठीक है। आपने किया, प्रैक्टिस किया, जो पहले जो लेसन्स हमारे हुए हैं वो लेसन्स प्रैक्टिस किए? जो मुझे वेरी बोल सकते हैं आप, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, यू कैन स्पीक इन दैट लैंग्वेज। I was having a very maybe a very common problem, which is anxiety and fear. And all the sessions that I've attended, even those I've missed, I went on YouTube and I could catch up from YouTube, and I have been preparing myself for my eye operation. I have some health problem, and in the previously I had other I went through other treatments as well, but I didn't have the problem of anxiety, but I don't know how I developed some problem of anxiety. I'll be going for my operation tomorrow, but I'm very confident that I'll go through it very, very well. Currently, where you are living? In Mauritius. Okay, you are from Mauritius. So I've become bold enough now. Thanks to all the sessions that I've attended. Great, Sheetal, great. But I cannot pick up something. I think it's a combination of everything that you've been sharing and teaching, and I've been practicing. Good. So thank you very much, Paiji. Welcome, Sheetal. Welcome. Good to see. चलिए, तो अभी हम जो बात करेंगे, हम आज उन 7 स्टेप्स की बात करेंगे, कैसे वो 7 स्टेप हमें स्ट्रेंथन करेंगे, हमें स्टेमिना देंगे, अंदर में हमारी पीस की स्टेज को और एम्पावर्ड करेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो चलिए, मैं पहले 7 स्टेप्स की ना एक जर्नी तैयार करूंगा आपके लिए। पहले उस जर्नी को आप अंडरस्टैंड करना, फिर मैं एक स्टोरी के रूप में उसको कवर करने का आज प्रयास करूंगा, ताकि आप उसे एक स्टोरी के रूप में अपनी लाइफ का पार्ट बना सकें। ठीक है? रेडी सभी? सब तैयार हैं? चलिए, तो मैं बोर्ड पे करता हूं, आप सब इसे जरूर समझें, और ये बहुत कमाल की स्थिति रहेगी। और याद रखना, मन में शांति ही शक्ति की पहचान है। जो शांत हो गया वो शक्तिशाली हो गया। सारी शक्तियां अपने आप आपके पास आ जाएंगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने अपने स्टेप्स को अंडरस्टैंड किया था, तो वो स्टेप कौन कौन से थे आप सभी को याद होंगे। पहला स्टेप था हमारा लिसनिंग, है ना? ये मैंने बेसिकली एंटनी भाई से सीखा था।
क्योंकि उनकी क्लासेस से सीखा था ये चीज, और ये तब से मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है इसकी, बहुत पहले कभी सीखा था। और मुझे याद आया कि शांति की शक्ति को बढ़ाने के लिए इनसे अच्छी चीज मैंने लाइफ में कभी नहीं सीखी। सो लिसनिंग, सुनना, मैं आज थोड़ा सा बिल्कुल वैसे बताना चाहता हूं, सुनना। इस स्टेप को समझिएगा। जैसे हम कहते हैं देखना, बहुत ध्यान से सुनना आप, देखना। अब देखने के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है साइट, है ना, आई साइट जिसको हम बोलते हैं, और एक हमारे पास में क्या होता है, विजन, है ना। आप समझना इस बात को, एक है देखना, एक है दृष्टि, है ना। तो ये समझना है मेरे को यहाँ पे लेकर के कि देखना, कौन से देखने की बात चल रही है। किसी चीज को देखना, जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, एक ये देखना है अपनी आंखों से, ठीक है। एक वो है कि जो आप अपने मन की आंख से मेरे बारे में देख रहे हो कुछ, या मैं आपके बारे में मन की आंख से देख रहा हूं कुछ भी, है ना। लॉन्ग फ्यूचर को हम देख रहे हैं, कुछ चीजों को हम देख रहे हैं, भविष्य को हम देख रहे हैं, वो थर्ड आई से देखना, इसको समझना मेरे पास में। तो देखना दो प्रक्रियाओं से होता है, दो आंखों से देखना, इसको समझना है आपको, दो आंखों से या थर्ड आई से, है ना, ज्ञान के नेत्र से देखना। ऐसे ही लिसनिंग में भी दो चीज ध्यान रखना आप। लिसनिंग भी दो कानों से कर रहे हो आप, तो वो हियरिंग प्रोसेस है बेसिकली, लेकिन या थर्ड ईयर से सुन रहे हो आप, थर्ड ईयर, जैसे हम कहते हैं ना, अंदर की आवाज सुनो, अंदर की आवाज। अब अंदर की आवाज सुनने का क्या मतलब है भाई, उसे कहां से सुनूं, मेरे अंदर क्या बात चल रही है ना। What to say when you talk to yourself, क्या कहते हैं जब आप स्वयं से बातें करते हैं, स्वयं से बातें करते हैं। हम स्वयं से कैसे बातें करते हैं, तो मन ही मन जो बात करते हैं, तो जो वो मन की आवाज है उसे मेरे अंदर के कान सुनते हैं, वो कौन सा है, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। समझिएगा इस बात को, जिसने अपने दिल की आवाज को सुनना सीख लिया उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। वहां से ही आपकी एक गहरी चीज स्टार्ट होती है, याद रखना, ये थर्ड ईयर ही होता है जो आपको रियलाइजेशन तक लेकर जाता है। जो अपने आत्मिक आवाज को सुनना जानते हैं वे ही ट्रू रियलाइजेशन तक पहुंच पाते हैं, क्या कह रही है उनकी अंतर आत्मा उनसे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, क्लियर हो रहा है स्टेप? हाँ जी, हाथ हिला के बताते रहे जिनकी वीडियोस ऑन है, मैं पता चलता रहे कि हाँ मैं जो बात कह रहा हूं वो आप तक पहुंच भी रही है। क्लियर है, हर सब है, समझ में आ रहा है? चलिए, सो लिसनिंग, पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, लिसनिंग। अब ये देखिए, ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये ढंग से नहीं किया होगा ना, तो आप ध्यान रखना आपका दूसरा स्टेप कभी भी अच्छा नहीं होगा, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का बेसिक मतलब मैं बात करूं तो इसे हम विचार सागर मंथन भी कहते हैं, एक तरीके से चर्निंग वाला जो प्रोसेस होता है, मैं इसको इस रूप में भी लेके चलता हूं। विचार सागर मंथन कह सकते हैं आप इसको, चिंतन कह सकते हैं आप इसको। चिंतन मतलब जो सुना है आपने अपने अंदर, उसके ऊपर अंदर ही अंदर चिंतन क्या चल रहा है, उस पर रिफ्लेक्ट कितना कर रहे हो आप, उसके लॉजिक्स को कितना अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो आप। यदि आपने अंदर अंदर कुछ बात की परंतु उसके ऊपर सही से रिफ्लेक्ट नहीं किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो बात क्यों आई है, कहां से आई है, उसका पर्पस क्या है, वो मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल है, उसके मार्ग में चैलेंजेस क्या आएंगे, वो मुझे किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है या वो मुझे किस तरीके से फायदा पहुंचा सकती है। बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात। सो अगर मैंने उस पर प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं किया तो एक बहुत बड़ा नुकसान मेरा होगा, इसका समझ लीजिएगा। क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होता है वही मक्खन निकालने में आपकी मदद करता है, इसी से आप रियलाइजेशन तक पहुंचते हो। बेसिकली ये आपके इंटेलेक्ट को अंडरस्टैंडिंग देता है, चीजों को हार्मोनाइज करने में सपोर्ट करता है, ठीक। और ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है, एक बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं अभी आप सबको, बहुत ध्यान सुनना, और जो व्यक्ति सही रिफ्लेक्शन करता है, अर्थात वो वैल्यू बेस्ड, एक बात है, रिफ्लेक्शन का मतलब और समझिएगा आप, चिंतन को समझने से पहले आपको समझना, अगर आपकी चिंता बढ़ रही है
तो ध्यान से सुनना, चिंता बढ़ रही है तो वो चिंतन नहीं है, बढ़ रही है तो वो चिंतन नहीं है, फिर चिंतन नहीं है वो, फिर व्यर्थ चिंतन है। ध्यान समझ लीजिए, उसे उसके आगे व्यर्थ लगा देना। फिर आप यदि चिंतन में व्यर्थ ऐड हुआ तो चिंताएं बढ़ाएगा, वो डर बढ़ाएगा, एंजाइटी बढ़ाएगा। और यदि वो चिंतन होगा, ध्यान समझ लीजिए, यदि वो चिंतन होगा तो वो आप में साहस का विकास करेगा, साहस बढ़ाएगा आपका, निडर बनाएगा आपको, निडर बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, चिंतन जो है वो आपको आत्मीयता के करीब लेके जाएगा, आत्मीयता के करीब लेकर जाएगा, नियर टू सोल, आपके ओरिजिनल की तरफ लेके जाएगा, आपको फॉल्स से दूर लेकर के जाएगा, झूठ से दूर लेकर के जाएगा। वेरी डीप अंडरस्टैंड करना इस बात को, यदि आपका रिफ्लेक्शन राइट जा रहा है तो। एक और दूसरी, जो भी आपने सुना है जो भी, उस पर चिंतन आवश्यक है, उस पर चिंतन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है ये भी समझ लीजिए आप, रिफ्लेक्शन प्रोसेस क्यों आवश्यक है? क्योंकि चिंतन ही, जैसे एक चीज होती है मक्खन, एक चीज होती है छाछ, तो जो आपकी दही होती है ना, दही, वो ओवरऑल है। जैसे आपने जो सुना सपोज वो दही के रूप में था, लेकिन जब आपने उसके ऊपर चिंतन किया तो उस चिंतन ने आपके मक्खन को अलग कर दिया और छाछ को अलग कर दिया। वहां से आपको यह पता चल गया कि आपके यूटिलाइजेशन की चीज कौन सी है, ज्यादा कॉस्टली, किसका ज्यादा ध्यान रखना है और किसका कम ध्यान रखना है। ये बात बिना चिंतन के असंभव है, और ये सब शांति की शक्ति से पॉसिबल है। ये इतनी खास बात है, चिंतन से शांति बढ़ती है और शांति से चिंतन, ये दोनों लिख लो आप, चिंतन और शांति ये इंटरडिपेंडेंट चीजें हैं। एक्चुअली हम विचारों से विचारों को समझाकर शांत करते हैं। जब विचारों में उत्तेजनाएं होती हैं तो हम समझदार विचारों के माध्यम से उत्तेजित विचारों को शांत करते हैं। तभी तो क्या होता है, देखो आप, जितने भी, ध्यान से समझिएगा, जितने भी काउंसलर्स होते हैं, ठीक, वो सब क्या काम कर रहे होते हैं, है ना? जितने भी गाइड होते हैं, जितने भी कोच होते हैं, है ना, अब समझिएगा, ये सब का काम क्या होता है? ये सिर्फ आपके विचार, जो डर वाले विचार होते हैं, ये डर वाले विचारों को सोचने का नया तरीका देते हैं, सोचने का नया तरीका देते हैं बस। और जैसे वो तरीका आपको मैच कर जाता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वहां से वो डर गायब हो जाता है। आप जब उसके विषय में सोच रहे थे तो आप डर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल करके आपको उसी चीज को देखने का एक नया दृष्टिकोण दे दिया। इससे ये बात हमें समझ में आ गई कि रिफ्लेक्शन अगर सही दिशा में हो तो इसका मतलब समस्या का समाधान तो अवेलेबल है। एक और गहरी बात समझना आप, रिफ्लेक्शन को कब मदद मिलती है, कब आपका रिफ्लेक्शन अच्छा होगा। मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, सबको स्टूडेंट लाइफ में इसका अनुभव भी रहा होगा। ये सिद्धांत याद रखना, हर समस्या का समाधान है। ये दो सिद्धांत मैं जिंदगी भर फॉलो करता हूं। पहला, हर समस्या का समाधान है। दूसरा, एक और गहरी बात है, बस मुझे ढूंढना है। बस मुझे ढूंढना है। बस ये दो बातें मेरे को हमेशा याद रहती हैं, और इन दोनों के ऊपर एक साहस याद रहता है मुझे। मैं क्या साहस देता हूं? मैं बड़ा हूं, समस्या नहीं। मैं बड़ा हूं, समस्या नहीं। और इसके लिए हमारा एक गीत भी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जब मेरा खुदा बड़ा है तो मैं भी बड़ा हूं, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं। जब मेरा बाप इतना बड़ा है तो उसका बच्चा भी मैं बड़ा हूं। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है आप सबको? है जी, समझ आ रही है?
हाँ, तो जब आप ये 3 चीज सदा याद रखोगे, याद रखना लाइफ में कभी डिप्रेशन नहीं होगा आपको, कभी डर नहीं लगेगा आपको। और इन तीनों के ऊपर मैं एक बात, गीता का श्लोक जो आज पहली बार भी सुन रहे हो, जिन्होंने कभी भी ये ज्ञान ना भी सुना हो, तो गीता की एक बात बस याद रखो, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। और इसको रियलाइज करने के लिए आप क्या करना, एक बात और लिख लेना आप मेरी बात, इसे अगर आप रियलाइज करना चाहते हो, इसकी सत्यता को परखना चाहते हो, तो अपने हर मुश्किल क्षण को याद करना। जिंदगी में जब मुश्किल चल रही थी आपके जीवन में, उस समय आप डरे हुए भी थे, आप कमजोर भी फील कर रहे थे, आत्मविश्वास भी नहीं था आप में, आपको मृत्यु का भी भय लग रहा हो, ऐसी समस्या भी आई हुई हो सकती हैं, सब बर्बाद होने का डर लग रहा। लेकिन कुछ सालों के बाद जब आप इस समस्या से बाहर आ गए थे, तब आपको पता चला कि अरे इस समस्या ने तो आपको अनुभवी बना दिया, अनुभवी बना दिया। इस समस्या ने तो आपको समझदार बना दिया, इस समस्या ने तो आपको लाभ पहुंचाया, नुकसान नहीं किया। ऐसा हुआ है आप में से किसी के साथ या नहीं हुआ कि जब समस्या हो रही थी तो आप महसूस कर रहे थे बड़ा बुरा चल रहा है, इस टाइम बड़ा बुरा चल रहा है। हाँ, देखो सबके पास अनुभव। तो इन अनुभवों को संजोना चाहिए और अपने को बताना चाहिए बार बार। लाइफ में जितनी बड़ी मुश्किल उतना बड़ा हीरो। आप उठा के देखो पूरी की पूरी हिस्ट्री को। मैं मोटिवेट करने की बात नहीं करता हूं, मैं रियलाइजेशन से इंस्पिरेशन की बात करता हूं। मेरी बात समझिएगा। आप ईमानदारी से लिख लीजिए अपने 10 हीरोज के नाम जिनको आप हीरो मानते हो हिस्ट्री में, और उन 10 हीरो की लाइफ के बारे में सोचना आप, क्या उनमें से कोई भी हीरो कहलाता यदि उनकी जिंदगी में वे मुश्किलें ना आई होती जिनके कारण उनका नाम हिस्ट्री में लिखा गया। बताओ आप, महात्मा गांधी होते यदि भारत में अंग्रेज ना आते, महाराणा प्रताप होते यदि मुगल ना आते, रावण नहीं होता तो राम की कोई कहानी बनती, कहानी में कंस ना हो तो कृष्ण का कोई वैल्यू होता, कौरव ना हो तो पांडवों की कोई वैल्यू है। हमेशा याद रखो, यदि आपके सामने बड़ी बीमारियां आती हैं, मैं आपको एग्जांपल सुनाऊंगा और ये बिल्कुल लौकिक दुनिया की स्टोरी है। मैं जो बिजनेस करता हूं उसकी एक स्टोरी मैंने सुनी और ये रियल लाइफ स्टोरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा आपसे। वहां पे एक व्यक्ति थे जॉन क्रो। एक बार जॉन क्रो का क्या हुआ, यूएस की ये रियल स्टोरी है। तो जॉन क्रो कहीं रास्ते से जा रहे थे और वहां रास्ते में एक घर में डकैती पड़ रही थी। उनको लगा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, माता बहनों की कुछ आवाज आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो मदद करने के लिए उस घर के अंदर चले गए। जब घर के अंदर चले गए तो डाकुओं ने उनको गोली मार दी, और गोली कहां मारी, ब्रेन में। वो गोली ब्रेन से पार हो गई, गोली ब्रेन से पार हो गई। उनकी डेथ नहीं हुई बट उनकी एक साइड पूरी पैरालाइज हो गई, और वो शायद 1 से या 2 साल कोमा में रहे। किसमें रहे? कोमा में, ऑन बेड। हालांकि क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे जिंदगी में, बहुत बड़ा नेटवर्क था उनका। उन्हें बताते हैं अमेरिकन हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि उस दिन सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट किया गया, 2000 पिंट खून दान किया गया। और वो इस बिजनेस के अंदर, जिस समय उनको गोली लगी थी तो वो डायमंड थे, लेकिन जब बाहर निकले तो वो ट्रिपल डायमंड हो चुके थे। यानी कि उनका बिजनेस भी 3 गुना बढ़ चुका था, जबकि वो बेड पर थे। जब वो बाहर आए, जब वो कुछ ठीक हुए, आज वो इतने ताकतवर हैं कि उनकी एक पूरी साइड पैरालाइज है, लेकिन वो एक ही हाथ से इतना तेज स्विम करते हैं कि अच्छे से अच्छा स्विमर उन्हें पकड़ नहीं पाता है। लेकिन एक बार उन्होंने अपने सीनियर हैं, उनके अब तो वो भी दुनिया में नहीं है, उनसे पूछा
सीनियर से कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सवाल था उनका। ये बहुत लोगों के सवालों का जवाब मिला। कुछ लोग भगवान से शिकायत करते थे, भगवान इतनी बड़ी मुश्किल, इतना बड़ा दुख मेरी जिंदगी में क्यों लाया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब ये कहा कि भाई इतनी बड़ी मुश्किल, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो सबके साथ इतना अच्छा किया है, सदा ही मैं तो अच्छा करता आया हूं। तो पता है उनके अपलाइन ने क्या बोला, क्योंकि भगवान तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब तो उनको और कंफ्यूजन हो गया, बोले ये कैसा प्यार है, गोली मार दी, साइड पैरालाइज हो गई, ये किस तरह का प्यार है भाई। हा? तो उनका आंसर सुनिए। उन्होंने बोला कि भगवान ये जानता था कि इतनी बड़ी समस्या को सिर्फ तुम ही झेल कर खुश रह सकते हो, बाकी कोई और झेल नहीं पाएगा। उसका भरोसा था कि समस्या तो होनी है, पर कौन झेल सकता है उसी को समस्या दी जाती है। तो सोचो, अगर भगवान मुझे मेरे सामने समस्याएं आ रही हैं, इट मींस वे ये जानते हैं मैं ही वो समस्या सामना कर सकता हूं, मैं उनका भरोसा हूं। तो मुझे खुद पर कितना गर्व होना चाहिए कि भगवान मुझे छोटी मोटी समस्याएं नहीं देता है, वो मुझे थोड़ी हेल्दी समस्याएं देता है। क्यों शीतल बहन, अच्छा लग रहा है ना सोच के भी। दिस इज इंपॉर्टेंट। जब मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ, 16 ईयर की एज थी मेरी, सोचो IIT क्वालिफाई किया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, जान नहीं पाया, कितना दुख हुआ होगा, सारी चीज थी। लेकिन अगर वो ना होता तो मैं कभी 1 साल माउंट आबू मधुबन में नहीं रह पाता, तपस्वियों के बीच ना रह पाता, दादियों की तपस्या का फल नहीं ले पाता। कितना अच्छा सुकून का वो लाइफ था। और शायद अगर वो सब कुछ, इतनी घटनाएं मेरी जिंदगी में घटित ना होती, तो शायद आज इतना अनुभवी बाबा ने बनाया ना होता। आज आप बताओ, यदि मेरे जीवन में ये अनुभव ना होते, क्या मैं आज आप सब भाई बहनों से बात करने के योग्य होता? क्या कोई भी किताब पढ़ करके ऐसे बात कर सकता? कितनी किताब पढ़ लो आप, क्या किताब पढ़ करके आप सभी आत्माओं की समस्याओं के समाधान करने के बारे में सोच भी सकते हो? आप इधर से क्लास कर रहे हो, आपको लगता है कि ये किताबी ज्ञान है? आप सबने भी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत से लिटरेचर पढ़े होंगे। नहीं, ये सब कुछ हमने धक्के खा खा के सीखा है ना, ठोकर खा खा के सीखा है। दैट्स वाई ये चीज हमें क्या कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है। रिफ्लेक्शन से सीखा है, खुद गिरे हैं, खुद उठे हैं, तब वो रियलाइजेशन में जाती है चीजें, तब वो समझाती है चीजें। तो यदि आज के बाद लिख लेना ये बात बड़ी बड़ी करके, यदि आपके सामने समस्याएं बड़ी आ रही हैं, इसका मतलब भगवान आपको बड़े हीरो के रूप में देखना चाहता है। अगर आपको छोटा हीरो बनना है तो छोटी समस्याओं का सामना करो, भगवान से उम्मीद करो भगवान मेरी समस्याएं छोटी कर दो, तो आप छोटे हीरो बनोगे। यदि आपको बड़ा हीरो बनना है तो समस्याओं के छोटे होने का इंतजार मत करो, अपनी शक्ति को बढ़ाने की तैयारी शुरू करो। लिख लो इस बात को, इंतजार नहीं, इंतजाम करो। प्रिपेयर यू, डोंट, कुछ होता है ना, वेट एंड वॉच, सॉरी, डोंट वेट एंड वॉच, बी प्रिपेयर्ड हार्ड, प्रिपेयर्ड हार्ड। समझ आ रही है मेरी बात? सो ये दो चीज, लिसनिंग एंड देन क्या करना है हमें, सेकंड चीज रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन से क्या होगा, एक और चीज लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, रिफ्लेक्शंस मेक योर एक्शंस क्वालिटी, क्वालिटी एक्शंस बनाएगा। देखिए, जो व्यक्ति चिंतक होता है वो आवेशित होकर कुछ भी नहीं सोचता, वो आवेश में आकर कभी कोई निर्णय नहीं लेता। लिख लो आप इस बात को, जो एक चिंतक व्यक्ति होता है, तभी कहते हैं पहले सोचता है, विचार करता है, फिर विचार पर भी विचार करता है, देन दे टुक द डिसीजंस। समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको बिल्कुल वहां लेके जाऊंगा जिससे आप अपने विचारों को एकदम शांत कर पाओगे। सो क्वालिटी एक्शन की पहचान क्या होती है, लिख लो आप इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा काम जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी सर्कमस्टांस, अर्थात
सर्कमस्टांस माने क्या क्या बोलेंगे, समस्या है, सर्कमस्टांस समस्या ही बोलेंगे ना हिंदी, सिचुएशन बोलेंगे, सर्कमस्टांस, सिचुएशंस, इवेंट्स, है ना, जो भी मतलब कोई भी घटना एक तरीके से आप ऐसा मान लो, कोई भी सर्कमस्टांस, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इवेंट, हाँ ठीक, कोई भी चीज के अंदर और किसी भी जरूरत में एप्रोप्रिएट हो, जो व्यक्तियों के लिए भी एप्रोप्रिएट हो, जो सिचुएशन के लिए भी एप्रोप्रिएट हो, जो किसी की जरूरत के समय पर भी एप्रोप्रिएट हो, ऐसे कर्म को ही कहा जाता है श्रेष्ठ कर्म, क्वालिटी एक्शन। यदि आपका कर्म व्यक्ति, सिचुएशन और जरूरत को पूरा नहीं कर रहा है तो वो वेस्ट कर्म की कैटेगरी में आएगा या वो स्वार्थ कर्म की कैटेगरी में आएगा। श्रेष्ठ कर्म वो जो दूसरे व्यक्तियों को सुख पहुंचाए, जो किसी की समस्या का समाधान करे और जो किसी की जरूरत को पूरा करे। लिख लो आप इस बात को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा याद रखना है इस बात को। अपने कर्मों को चेक करना होगा कि मेरे कर्म किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि कर्मों से ही संस्कार निर्माण होंगे और संस्कार मेरे साथ जाएंगे और संस्कार ही मेरे मन को शांत रहने की शक्ति देंगे। इसलिए मुझे क्वालिटी एक्शंस पे ध्यान देना है। और वो कब होगा? जब मैं किसी भी काम को सोच विचार करके करने की आदत डालूंगा, तब मेरे कर्म होंगे इस प्रकार के। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, काम करते करते वो कामों में इतने बिजी हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, यदि, लिख लो आप इस बात को, यदि आपने अपने कामों को अपने मन पर भारी कर लिया, काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो आपकी लाइफ रूटीन बन जाएगी, रिचुअलिस्टिक बन जाएगी, फंस जाएगी पूरी तरीके से। इस बात का रखना, आप मैकेनिज्म में फंस जाओगे और आप हेक्टिक हो जाओगे, लाइफ बोरिंग हो जाएगी। इसीलिए भगवान बड़ी अच्छी बात कहते हैं, सब लिख सकते इस बात को, कर्म कॉन्शियस नहीं बनना, हमें कर्म कॉन्शियस नहीं बनना, बल्कि करावनहार कॉन्शियस बनना है। हम कराने वाले हैं, है ना, हम कराने वाले हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है। कर्म कॉन्शियस बनोगे तो कर्म आपको प्रेशर में ला देगा। कर्म उन्हीं को प्रेशर में लाता है जो कर्म कॉन्शियस, वर्कहोलिक बोलते हैं ऐसे लोगों को। आपने बहुत सारे लोग देखा होगा, वर्कहोलिक लोग होते हैं, काम काम काम, और उस काम के चक्कर में टेंशन, स्ट्रेस, दुविधाएं, कर्म की क्वालिटी खराब, ये सब कुछ उनकी जिंदगी में घटित होता रहता है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात आपको? सो ये अटेंशन देने की बात है आपके पास में। मैंने क्योंकि सब पॉइंट्स नोट कर लिए, मैंने कहा कहीं कोई चीज भूल ना जाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। और क्या चीज और सबसे बड़ी बात है, रिफ्लेक्शन में पहले ही बता चुका हूं क्या क्या रिफ्लेक्शन होना चाहिए। 4 बातों पर रोज रिफ्लेक्शन करना चाहिए आपको। लिख लो आप, ये 4 बातें कभी मत भूलना। मैं हमेशा हर योग में इनके ऊपर बात करता हूं। मैं कौन, मैं किसकी, मैं कहां से आई हूं और मेरे कर्तव्य क्या है। अपने ओरिजिनल के बारे में सोचना है आपको हमेशा। हु एम आई, whom I belongs to, है ना। इन दोनों बातों को तो गहराई से समझना है आपको। एंड व्हाट्स माय एग्जैक्ट ड्यूटीज, मेरे कर्तव्य क्या हैं और मैं कहां से आई हूं। इन चीजों पर जितना ध्यान देते जाओगे ओरिजिनल की फॉर्म में, उतना ये चीजें आपको लाइफ में इजी बनाती चली जाएंगी। और इसके बाद थर्ड स्टेप क्या आएगा फिर, जब ये दोनों चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। ध्यान देना आप, इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन हेल्प करेगा आपको। अब देखो, लिसनिंग और ये ध्यान से सुनना, पहले हमने सुना, चिंतन करना, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे आपको, है ना, ये आपको सार तक पहुंचाएंगे। सार तक, हर बात के सार तक पहुंचाएंगे। सार का मतलब होता है इसेंस, ये आपको इसेंस तक पहुंचाएंगे। हर बात का इसेंस इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान समझिएगा इस बात का। उसका सार क्या है, उसका कोर क्या है। जो व्यक्ति सार को पकड़ लेता है वो कभी घबराता नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस सार तक पहुंचने की जो घटना होती है, इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन जो होता है वो किसी भी चीज का सार होता है।
डाइल्यूट करना पड़ता है कॉन्सेंट्रेट चीजों को मिला के विस्तार बनाने के लिए, है ना। जैसे चीनी आपकी कॉन्सेंट्रेट है, लेकिन उससे पानी में मिला दो तो मीठा पानी, बहुत सारा विस्तार तैयार हो सकता है, शरबत बन सकता है आपके लिए। तो समझना है हमें आपको लेकर के कि कॉन्सेंट्रेट मतलब उस चीज के एसेंस तक पहुंचना, सार तक पहुंचना बेसिकली। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? होल्ड दी पावरफुल थॉट। किसी भी अच्छे विचार को पकड़ कर रखना, रोक कर रखना, टिक जाना। कहते भाई ये बड़े कॉन्सेंट्रेट आदमी है, जिस बात पे टिक जाते हैं हिलते नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हेल्प करती है कमिटमेंट्स में। याद रखना आपको, जो व्यक्ति कॉन्सेंट्रेट नहीं होता वो कभी अपने कमिटमेंट नहीं रख सकता। अगर आप अपने कमिटमेंट को रखना चाहते हो तो आपको कॉन्सेंट्रेशन की चीज को सीखना पड़ेगा। मतलब क्या है और ये कैसे आएगा? ये आसानी से नहीं आता, इसे मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, बार बार और कैसे आएगा? ध्यान से सुनोगे, चिंतन करोगे और बार बार नए नए प्रकार के सार निकालोगे। जब कई बार सार निकालोगे तब आपको पता चलेगा कि इसका बहुत शानदार सार भी निकल करके आ सकता है। एकाग्रता, जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी उतनी अपने विचारों के प्रति दृढ़ता बढ़ती जाएगी। एक बात और लिख लेना आप, कॉन्सेंट्रेशन ही मदद करेगी आपको दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाने में, और दृढ़ता की शक्ति मदद करेगी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने में। ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट चीजें हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप में कंसंट्रेशन है? कैसे आप इस बात का पता लगाओगे, है ना? ये भी बड़ी एक गहरी चीज है। सो कंसंट्रेशन का आपको पता चल जाएगा जब आप एम्पावर्ड फील करेंगे। एम्पावर्ड अगर आप फील कर रहे हो, एम्पावर्ड होने की जो फीलिंग है यही बताती है कि आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है। क्योंकि हमेशा एम्पावर्ड वही व्यक्ति रह सकता है जो सही एसेंस तक पहुंच सके, सही सार तक पहुंच सके। और इसके लिए ही मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक, क्लियर हुआ आपको सबको? यहां तक 3 बातों में किसी का सवाल हो तो पूछो, क्योंकि मैं एक साथ ये नहीं कि जल्दीबाजी करके खत्म करूं। 5 मिनट हमारे पास में है, नहीं हो पाएगा, बाकी और स्टेप कल करेंगे। आज 3 स्टेप्स तक ही मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। इन 3 स्टेप्स में से किसी को कोई सवाल पूछना हो, कोई क्लैरिटी चाहिए तो पूछ सकते हो आप किसी भी स्टेप में। अपना हाथ उठा करके हैंड रेज करें और इन 3 स्टेप में मेरे से जानना चाहते हो तो कुछ पूछे। जी बताइए श्वेता बहन, क्या पूछना है? होल्ड द पावरफुल थॉट। तो सर हाँ, जब भी कोई विचार आपको मिलता है, आपको अच्छा विचार आया कोई, लेकिन आप देखते हो कि उस पर चलने की ताकत नहीं है आप में। आज ताकत नहीं है, कोई भी अच्छा काम करने का मन में आया लेकिन उस पे काम करने की शक्ति नहीं है आप में। लेकिन उस विचार को मत छोड़ें, उसको होल्ड करके रखना है, टिके रहना है, उसको रिपीट करते जाना है, रिवाइज करते जाना है, सबकॉन्शियस में उसको फिल करना है, उसके बारे में सोचना है, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में सोचना है, उसके बेनिफिट्स के बारे में सोचना है। तब तक सोचना है जब तक कि माइंड उसे रोकने के लिए तैयार ना हो जाए। कुछ लोग गलतियां करते हैं, आज एक नया आइडिया आ गया, अब उस पर काम नहीं कर पाए, उसको छोड़ दिया, फिर एक नया आइडिया आ गया, फिर उस पर काम नहीं कर पाए, फिर तीसरा आइडिया आ गया। रोज उनके आइडिया बदलते रहते हैं, और जिनके रोज आइडिया बदलते रहते हैं वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते किसी भी काम में। जो कॉन्सेंट्रेट व्यक्ति होता है, जब उसे पता चल जाता है कि दिस आइडिया इज परफेक्ट और ये सही दिशा में लेकर के जाने वाला है, तो भले ही उसमें काम करने की ताकत नहीं है, उसके पास स्किल नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसके पुराने संस्कार रोक रहे होंगे, कुछ आदतें खराब होंगी जिसको करना पड़ेगा उसे, लेकिन ठीक है, वो मेरी तैयारी है,
आप मुझे बताइए, जब बच्चा पहले दिन पढ़ना शुरू करता है, अंडरस्टैंड करें इस बात को, मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल समझाऊंगा। जब बच्चा पहले दिन क्लास में एडमिशन लेता है, क्या वो तैयार होता है कि वो पास हो जाएगा क्लास में, या उसके पास एक थॉट होता है कि वो पास हो जाएगा? थॉट होता है, केवल थॉट होता है कि वो पास हो हो जाएगा, जाएगा। और वो उस थॉट को कब तक नहीं छोड़ता, जब तक पास हो नहीं जाता। यस, हमने अपनी जिंदगी में इतनी पढ़ाइयां करी, इतनी बार हमने अपने थॉट को होल्ड किया है, लेकिन फिर भी हम अब उसे भूल गए। भूले नहीं भूले? अच्छा, खाना बनाने से पहले आपको थॉट होता है ना, खाना बनाना है, बना तो नहीं है ना अभी, नहीं, लेकिन पहले थॉट होता है, तब होल्ड करके रखते रहो। तो कब तक? जब तक कि खाना बन ना जाए। तो रोज खाना बनता है ना, होल्ड किया ना थॉट को। यस यस। जिंदगी में आपने कितनी ही बार होल्ड किए हैं। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं, सबकी कंसंट्रेशन 100% है, किसी की कंसंट्रेशन कम है ही नहीं। लेकिन अब इन कामों में तो हम कर लेते हैं क्योंकि इनका कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखो, एक बात और लिख लो आप, आपकी कंसंट्रेशन भटकने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके पास उसके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। जब भी आपके पास आसान रास्ते होते हैं किसी भी काम को करने के, तो आप सदा, आपका मन आलसी होने के कारण सदा आसान रास्तों का चुनाव करता है, इजी वे। आवाज नहीं आ रही तो आपका इंटरनेट वीक हो रहा होगा बहन, जिनको आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, तो क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कह रही हूँ, ओम शांति, मैं कह रही हूँ कि अगर कोई काम मुझसे सरल तरीके से हो सकता है तो मैं कठिन रास्ते पे क्यों जाऊं? हाँ, सरल रास्ते से कभी भी वो काम नहीं हो सकता ना जो कठिन रास्ते से होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आप मुझे बताइए, एक बच्चा अगर मेहनत करने के बाद ही किसी चीज को क्रैक कर सकता है, अगर आसान तरीके से क्रैक हो जाता तो सारे के सारे क्रैक करके वहीं के वहीं पहुंच जाते। दुनिया के एक भी बड़ी उपलब्धि को आप मुझे बताइए जो किसी ने भी मेहनत और चुनौतियों के बिना पाली हो। मेहनत करना दूसरी बात है, और सरल रास्ते से भी हम पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है। सरल रास्ता, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग। मेहनत वाले कामों का सरल रास्ता होता ही नहीं है, इसे तो मेहनत कहा जाता है उसको। अगर सरल होता तो उसे मेहनत कभी कहते ही नहीं। देखिए, जो काम आपको आ जाता है, अब मेरी बात समझिए, जब आप किसी काम, दुनिया का कोई भी काम क्यों ना हो, जब आप उसे स्टार्ट करते हो ना लर्न करना, तो दैट ऑलवेज अ डिफिकल्ट। पर जिसको वो आ जाता है, जैसे आप देखो, सपोज मान लो मैं फिजिक्स पढ़ाता था, मुझे फिजिक्स आसान लगती थी, चुटकी काम है। अब जिसको नहीं समझ आती उससे पूछो जरा, उसके लिए तो वो ऐसा पहाड़ है। अरे क्या फिजिक्स भी, ऐसा बोलते हैं लोग मेरे को, है ना। अब मुझे क्या लगता है, बहुत आसान सी चीज है ना। और जिसको नहीं आती है उसके लिए बहुत कठिन सी चीज है। जो काम जिसको आ जाता है उसके लिए वो इजी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो रियल में इजी है। अगर वो रियल में इजी होता तो वो सबके लिए इजी होता। जैसे एग्जांपल देता हूं, खाना खाना इजी है, सबके लिए इजी है। अगर हेल्थ ठीक है तो आप भी मुंह में टुकड़ा तोड़ के डालेंगे, अंदर चला जाएगा, मैं भी डालूंगा, चला जाएगा, और जाकर के इजी है। पानी एक गिलास लिया, पीना इजी है। जो काम इजी है वे सबके लिए इजी हैं, लेकिन सफलता के प्रोसेसेस, यानी कि जो दुनिया में कोई भी बड़े कर्तव्य अगर आप करना चाहते हो, चाहे वो संस्कार परिवर्तन हो, चाहे वो बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना हो, उन कामों में मेहनत है। और जिस काम में मेहनत है वो इजी नहीं होते। वो सिंपल हो सकते हैं बट इजी नहीं हो सकते। ये दो बातें समझनी है। सिंपल, साधारण हो सकता है, लेकिन आसान नहीं। आसान कामों के कभी बड़े रिवार्ड नहीं मिल सकते। और जितना आप इजी गोइंग रहेंगे उतने आप एक कमजोर इंसान बनते जाएंगे, क्योंकि इजी गोइंग जो चीजें होती हैं, आप समझिए, वे आपके चारों तरफ एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर देती हैं, और कंफर्ट इज डेंजरस टू द एवरीथिंग। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, तो ये समझना है। और कभी भी
मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आसान रास्ते ढूंढने बंद कीजिए। देखिए, हम दुनिया में कहते आए हैं, बच्चों से हम क्या कहते थे, भैया आज मेहनत करोगे तो कल आराम पाओगे। पर हम ज्ञान मार्ग पे आके क्या करना शुरू करते हैं, आराम का काम बताओ, आराम से कैसे बदल सकते। ये प्रॉब्लम है। हम अपने बच्चों को कुछ और सिखाते थे, पर जब हम पढ़ाई के जोन में आए तो हम कुछ और चाहते हैं। आज की मुरली में आप सबने जो पुराने मुरली जिन्होंने सुनी होगी, आज मुरली में क्या था, बहुत मेहनत है, भगवान ने बोला है, इंसानों की छोड़ो, बहुत मेहनत है। अगर बहुत मेहनत है तो करनी पड़ेगी, उसके बिना चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए टाइम हो गया है, अब कल बात करेंगे। हेमा बहन कुछ पूछना है, चलो बोलो जल्दी से बताओ। ओम शांति। मुझे ये था, मतलब चिंतन चिंता ना बन जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, चिंतन चिंता ना बन जाए। ठीक है, देखिए चिंतन चिंता कब बनेगा, जब उसमें व्यर्थ आ जाए, वेस्ट आ जाएगा, जब उसमें स्वार्थ ऐड हो जाएगा, तब वो चिंतन चिंता बनेगा। अब चिंतन चिंता ना बने तो बस एक ही एटीट्यूड डेवलप करो, मेरा जन्म दुनिया में सबकी सेवा के लिए हुआ है। आई एम हियर ओनली टू सर्व। क्यों? समझिए, प्रकृति के 5 तत्वों से बना है मेरा शरीर, और प्रकृति सबकी सेवा करती है, किसी से कुछ लेती नहीं है। और मुझ आत्मा में भी देखो, अब ध्यान से आप चेक कर लेना, जब आप कुछ पाते हो तो आप खुश होते हो, लेकिन जब आप किसी को कुछ देते हो तो आप ज्यादा खुश होते हो। आप चेक कर लेना, जब आप किसी को कुछ सुख देते हो, जब आप किसी की सेवा करते हो, किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी बीमार का इलाज करवा देते हो, किसी की दुआओं में जिंदा हो जाते हो, उस दिन आप ज्यादा खुश होते हो, उस पाने से ज्यादा खुश होते हो जो आपको बड़े से बड़ा अचीवमेंट ही मिलता है। हाँ या ना? ये अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी चिंता कभी ना बने, सदा चिंतन रहे, सिर्फ एक भाव डेवलप कर लो, मेरा जन्म सेवा के लिए हुआ है, मैं इस धरती पर सबको सेवा देने के लिए पैदा हुई हूं। ठीक है, क्लियर है, सेटिस्फैक्टरी आंसर है? हाँ, यस जी। निर्मला बहन। हाँ हेलो भैया, मैं ये कह रही थी, अभी आपने कहा कि हमको कर्म कॉन्शियस नहीं बनना है, करावनहार कॉन्शियस बनना है, और हम जो है कराने वाले हैं। तो भैया हमें तो बाबा को सोचना है कि बाबा करावनहार है, फिर हम कैसे करावनहार का कैसे? ये बात अभी चल रही है आत्मा और शरीर के बात में। बाबा तो अभी आया ही नहीं है, अभी तो बाबा पहुंचे ही नहीं, अभी तो आत्मा ही चल रही है। अभी तो ये बच रही। अगर इस शरीर की कर्मेंद्रियों से कराने वाला कौन है? बाबा थोड़ी कराता है। आपके मुंह से कौन बुलवाता है? बाबा बुलवाता है क्या? आत्मा बुलवाती है ना। आत्मा है तो मुंह बोल रहा है, आत्मा है तो आंखें देख रही हैं, आत्मा है तो कान सुन रहे हैं। तो आत्मा यहाँ पर करावनहार है शरीर के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब आत्मा करणहार बनेगी तब बाबा करावनहार बनेंगे, तब परमात्मा करावनहार। आत्मा के रिस्पेक्ट में परमात्मा करावनहार है और शरीर के रिस्पेक्ट में आत्मा करावनहार है। ये दो बातें जब आप समझ जाओगे तो लाइफ बिकम इजी। ठीक है, चलिए जी। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठ के पूरा, तो सभी बिल्कुल साइलेंस में जाएं और आज महसूस करें अपने आप में कि मुझे अपने दिल की आवाज सुननी है, उसके ऊपर चिंतन करना है। आज है ना, आप अपने पूरे जीवन पे चिंतन करना, घर में बैठ के कैसा जिया है मैंने जीवन, मेरे दिल की आवाज क्या कह रही है, मेरे मन में डर है तो क्यों है, मेरे मन में शक्तियां हैं तो क्यों है। मुझे क्या बनना है, ऐसे में कौन से विचारों को होल्ड करके रखूंगी। आज आप बहुत स्वीट एक चिंतन करना कि मुझे क्या बनना है। अपना ऊंचा सा लक्ष्य बनाओ सभी और उसे पकड़ लो बस। जैसे आपने जिस क्लास में आप पास हुए थे, याद करो वो दिन। हर क्लास की शुरुआत के दिन ही आपने उस क्लास में पास होने का संकल्प लिया था और रिजल्ट भी देखो, आप पास होते गए थे।
याद करो अपने जीवन को, पूरे जीवन को लिखो अपनी डायरियों में बैठ के। कितनी सफलताएं पाई हैं आज तक आपने, कितने संकल्प पूरे किए हैं आपने। ऐसे ही आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी जीत सकते हो। ओम शांति।